हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 46। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र को। ठीक है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? आधुनिक युग की गीता। किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। व्याख्या देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। क्या आधुनिक युग की गीता कहा गया है? युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कैसा है? बहुत ऊंचा स्थान है। ठीक है, प्रबंध काव्यों में। और किसकी समस्या को लेकर लिखा गया है? युद्ध की समस्या को लेकर लिखा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है। कैसा गीत है? काव्यात्मक गीत है कुरुक्षेत्र, जिससे आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी कविता से उद्धृत हैं? ध्यान देंगे, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ध्यान से सुनेंगे, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म। क्या? जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सबसे पहले जो प्रकाशित काव्य संग्रह है वो है डी, कुमकुम। कौन सा? कुमकुम। ठीक है, तो देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे। यानी 1930 तक ये फेमस हो चुके थे कवि के रूप में। लेकिन पहला जो कविता संग्रह था वो कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब? जिस समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक, इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम प्रणयावेग या प्रखर राष्ट्रीयता का है। क्या है? यौवन के पहले उद्यम प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। ठीक है, ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना कौन सी? आह्वान, जो कि 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? प्रतिभा पत्रिका में बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना आह्वान 1918 में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका है ये। आह्वान का वास्तविक नाम क्या था? जीव ईश्वर वार्तालाप। क्या? जीव ईश्वर वार्तालाप आह्वान का वास्तविक नाम था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? रश्मि रेखा, जो कि 1951, अपलक, जो कि 1952 और क्वासी, ठीक है, काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से? रश्मि रेखा, अपलक और क्वासी काव्य संग्रह हैं। ठीक है, फिर है 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, फिर है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा। ध्यान से सुने, प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से लेकर 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो प्रभा पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। ये बात ध्यान रखें। ठीक है,
अगला प्रश्न है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो ऑप्शन ए, ठीक है, शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक थे। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। ठीक है, उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है, यानी 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 का 4 नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से दोस्तों हमारे प्रगतिवाद के संबंध में सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद ध्यान से देखें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रयोगवाद का, गौर करेंगे जरा, ध्यान दें। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, बल्कि वह साधन है। क्या है? वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? ठीक है, तो जैसा कि वाक्य में प्रयोग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसी से हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि प्रयोगवाद की बात हो रही है। ठीक, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। ठीक है, ये प्रयोगवाद से संबंधित कथन है। ध्यान दें दोस्तों, अज्ञे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इन्होंने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक, कौन सी? दूसरी तार सप्तक भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है? कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं। ठीक है, ध्यान से सुने, फिर से रिपीट करती हूँ। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं। ठीक है, ना हम वादी रहे, ना ही हम वादी हैं। ठीक है, प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये एक कथन है प्रयोगवाद के बारे में अज्ञे का, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या? दूसरी तार सप्तक की भूमिका में है ये, जबकि ये कथन। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किसकी भूमिका में, तो आप बताएंगे दूसरी तार सप्तक की भूमिका में। ठीक है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, अज्ञे इन्हें उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो ऑप्शन सी, नई राहों का अन्वेषण प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सन 1943 में, कब? सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही, कब आया तार सप्तक? 1943 में। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी शुरू कर दी है। यानी तार सप्तक के आते ही ये ऐलान कर दिया गया, ये पता चल गया सबको कि प्रगतिवाद से भिन्न अब कोई नई चेतना ग्रहण करनी शुरू कर दी है कवियों ने। किसमें? साहित्य में। ठीक है, इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो। ठीक है, इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो, ऐसा नहीं है। ठीक,
हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है। ठीक है, इससे पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, ध्यान से सुनेंगे, समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश यानी निराशा, कुंठा, व्यष्टि समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। ठीक है, समन्वय से हुआ था। तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों, ध्यान से सुने, तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। ठीक है, फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तार सप्तक की योजना की गई। जब प्रकाशन योजना सामने आ गई तब कहीं यह सोचा। ठीक है, प्रकाशन योजना सामने आई उसके बाद ही ये सब सोचा गया। ठीक है, तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। कैसे हों? जो कि संकलित कवि हैं वो अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। भूमिका में अज्ञे ने, किसने? अज्ञे ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनके यानी संकलित कवियों के एकत्र होने के कारण ही यह कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं। ठीक है, यानी जो कवि थे, संकलित कवि थे, उनके एकत्र होने का कारण ही यह है, उनको इकट्ठा करने का कारण ये था कि वे किसी एक स्कूल के नहीं है, पहली बात, किसी एक मंजिल पर पहुंचे हुए भी नहीं है और अभी राही हैं। राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं, यानी कि अभी वो सफ़र में हैं। ठीक है, अभी सफ़र जारी है उनका, वो उनको अभी मंजिल मिली नहीं है। ठीक है, तो उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। सभी जो भी लेखक थे, नए वाले कवि थे, उनकी सभी की अलग अलग विषयों पर अलग अलग राय थी। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। ठीक है, यानी हर चीज में उनके आपस में मतभेद हैं। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात है, यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। ऐसे हैं प्रयोगवादी कवि। अतः ध्यान देना, अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन? अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। क्या है? नई राहों का अन्वेषण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से सुने, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो ऑप्शन बी, अस्तित्ववाद ने। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करें जरा। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। किसका? अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था प्रयोगवाद पर। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नई कविता प्रयोगवाद से अलग होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयोग में आने लगी जब सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक एक संकलन प्रकाशित होने लगा। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे। किससे जोड़ते थे? ये जो नई कविता वाले जो कवि थे वो अपना संबंध किससे जोड़ते थे? प्रयोगवाद से। ठीक है, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञे का एकाधिकार था। किसका अधिकार था? अज्ञे का एकाधिकार था। अज्ञे से प्रयोग के आचार्यों की, किसकी? अज्ञे से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। ठीक है, तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। ठीक है,
तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। ठीक है, इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से, किससे? अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। ठीक है, जो ये नई कविता को प्रभावित करने वाले जो अस्तित्ववाद था, इससे मुख्य टक्कर किसकी थी? मार्क्सवाद की थी। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, वो कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है असत्य है। क्या है, देखते हैं। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। क्या नहीं है? नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। ठीक, सत्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। और कब हुआ इसका प्रकाशन? 1943 1943 ईस्वी में। ठीक है, फिर है प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। क्या माना गया है? प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज, क्या? प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। किसका चित्र है? ह्रासोन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है प्रयोगवाद। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया। ध्यान से सुनना, स्वतंत्रता के बाद उन कविताओं के लिए नई कविता नाम जो था वो रूढ़ हो गया था। वो कविता जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट हैं। ठीक है, वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट हैं। अतः विकल्प डी असत्य है, शेष कथन सही है। ठीक है, तो इतनी बातें आप अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।